नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। देश के हर व्यक्ति के जीवन में किसानों का अहम योगदान है, क्योंकि किसान ही हमारे लिए अन्न को उपजाते हैं और देश के हर व्यक्ति को खाना प्रदान करते हैं और इसीलिए उन्हें अन्नदाता भी कहा जाता है। और ऐसे ही किसानों को खेती बाड़ी की नई तकनीकी जानकारी देने की कोशिश हम करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। ग्लेडियोलस फूलों की खेती करके कमाए अच्छी आय। अमरूद की बागवानी करना है लाभकारी। प्रदेश के बहुत से किसान भाई कई तरह के फूलों की खेती करते हैं और इन फूलों को बेचकर अच्छी खासी आय भी कमाते हैं। इन्हीं फूलों में आज हम बात कर रहे हैं ग्लैडियोलस फूल की खेती के बारे में। तो आप किस प्रकार से करें ग्लैडियोलस फूल की उन्नत खेती, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ग्लेडियोलस एक बहुत ही सुंदर फूल है जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय फूलों में से एक है। यह इरिडेसी फूल का पुष्पीय पौधा है। इसके पौधों की ऊंचाई 2 से 8 फीट तक होती है। ग्लेडियोलस फूलों के रंग और आकार की एक बड़ी रेंज है। एक पौधों की डंडी में 30 फूल तक लगते हैं, जो या तो एक ही रंग का या फिर 2 या 3 रंग के सम्मिश्रण में होते हैं। इसके फूल गुलाबी, सफेद, लाल, नारंगी ये सफेद रंग के होते हैं। भारत में ग्लेडियोलस सबसे लोकप्रिय व्यावसायिक कट फ्लावर फसल बन गई है। ग्लेडियोलस की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ग्लेडियोलस की खेती करके किसान अधिक आय कमा रहे हैं। भूमि और जलवायु। ग्लेडियोलस की खेती सभी प्रकार की मृदा में की जा सकती है, किंतु बलुई दोमट मृदा जिसका पीएच मान 5.5 से 6.5 के मध्य हो तथा जीवांश पदार्थ की प्रचुरता हो, साथ ही भूमि के जल निकास का उचित प्रबंध हो, ऐसे स्थानों पर ग्लेडियोलस की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। ग्लेडियोलस की किस्में। आज के समय में ग्लेडियोलस की कई किस्में विकसित हैं, जिनका चयन करके किसान खेती करके अच्छी आय कमा सकते हैं। भारत में विकसित किस्मों में सपना, पूनम, नजराना, अप्सरा, अग्निरेखा, मयूर, सुचित्रा, मनमोहन, मनोहर, मुक्ता, अर्चना, अरुण और शोभा है। ग्लेडियोलस में विभिन्न रंगों की अनेक उत्तम गुणवत्ता वाली प्रजातियां प्रचलित हैं, जो इस प्रकार हैं। लाल अमेरिकन ब्यूटी, ऑस्कर, नजराना, रेड ब्यूटी। गुलाबी पिंक, फ्रेंडशिप, समर पर्ल। नारंगी रोज सुप्रीम। सफेद व्हाइट फ्रेंडशिप, व्हाइट प्रोस्पेरिटी, स्नो व्हाइट, मीरा। पीला टोपाल, सपना, TS14। बैंगनी हर मैजेस्टी। खेत की तैयारी। किसान भाइयों, जिस खेत में ग्लेडियोलस की खेती करनी हो उसकी एक गहरी जुताई करें। इसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर से अच्छी तरह से जुताई करके पाटा चलाएं, जिससे मिट्टी भुरभुरा हो जाएगी और खेत समतल रहेगा। खाद और उर्वरक की मात्रा। खेत तैयार करते समय सड़ी गोबर की खाद आखिरी जुताई में मिला देना चाहिए। इसके साथ ही नाइट्रोजन 200 किलोग्राम, फास्फोरस 400 किलोग्राम और पोटाश 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देना चाहिए, जिसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय बेसल ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए। शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा कंदों की रोपाई 1 माह बाद खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए। बीज दर और बीज उपचार। ग्लेडियोलस की 1 हेक्टेयर में बुआई करने के लिए 1,50,000 से 1,60,000 कार्म कंदों की आवश्यकता होती है। पौधों को बीज जनित रोगों से बचाने के लिए कंदों को लगभग आधे घंटे तक बाविस्टिन के 0.2% घोल में डुबाकर छाया में सुखाकर बुआई करनी चाहिए। ग्लेडियोलस की बुआई।
ग्लेडियोलस की बुआई के लिए पौधों से पौधों की दूरी 20 सेंटीमीटर और कतार से कतार के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हुए 5 सेंटीमीटर की गहराई रोपाई करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण। ग्लेडियोलस की फसल में कुल 4 से 5 निराई गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है। 2 बार मिट्टी पौधों पर चढ़ानी चाहिए। उसी में नाइट्रोजन का प्रयोग टॉप ड्रेसिंग के रूप में करना चाहिए। 3 पत्ती की स्टेज पर पहली बार और 6 पत्ती की स्टेज पर दूसरी बार मिट्टी चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से पौधे गिरते नहीं हैं, फसल की बढ़वार अच्छी रहती है। सिंचाई। ग्लेडियोलस में सिंचाई मौसम और मृदा पर निर्भर करती है। वैसे पहली सिंचाई धनकंदों के अंकुरण के बाद रोपाई के 10 से 15 दिन बाद जब कंद अंकुरित होने लगे तब पहली सिंचाई करनी चाहिए। फसल में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए और फसल में पानी का भराव भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद सिंचाई मौसम के आधार पर आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए। फूलों की कटाई। धनकंदों की बुआई के पश्चात अगेती किस्मों में लगभग 60 से 65 दिनों में, मध्य किस्मों 80 से 85 दिनों और पछेती किस्मों में 100 से 110 दिनों में पुष्प उत्पादन शुरू हो जाता है। पुष्प दंडियों को काटकर ग्रेडिंग करके अच्छे से बाजार में बेचने के लिए भेजना चाहिए, जिससे फूलों का बाजार में अच्छा भाव मिलता है और मुनाफा अधिक होता है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गया गौवंश को बचाने के लिए डॉक्टर ने पूरी कोशिश की, लेकिन गौवंश बच नहीं पाया। उसकी पल्स लगातार गिरती गई और उसके प्राण पखेरु हो गए। गौवंश की मौत के बाद लोगों ने गौवंश को शव वस्त्र देकर ठेले पर शव यात्रा निकालते हुए नदी किनारे अंतिम संस्कार किया। इस वीडियो को देखने के बाद आप पूछेंगे कि क्या हो गया इंसान को, जो इंसान भी नहीं रहा, जो बेजुबान पर बेरहमी करता है। इंदौर से एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति एक डॉगी पर बेरहमी से वार कर रहा है, सारी हदें पार कर रहा है। वो ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में बहुत बहुत स्वागत है। अमरूद काफी लोकप्रिय फल है और इसके नए बाग लगाने का सही समय चल रहा है। अगर आप भी अमरूद के नए बाग लगाने की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी कौन कौन सी उन्नत किस्मों का चयन करें और पौध रोपाई करते समय किन किन बातों का खास ध्यान रखें, इसके बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं विषय विशेषज्ञ HL सगर से। बगीचा लगाना एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पौधे निरंतर हमारे देश और प्रदेश से कम होते जा रहे हैं, इनकी कटाई ज़्यादा हो रही है और हम रोपित कम कर रहे हैं। दूसरा, मौसम की बेरुखी के कारण जो परंपरागत हम फसलें ले रहे थे उनमें किसान भाइयों को काफ़ी क्षति हो रही है। यदि आप वृक्षारोपण कर अमरूद की खेती करें तो इससे काफ़ी अधिक लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। अमरूद की बागवानी के लिए हर तरह की मिट्टी अनुकूल होती है, जिसमें हल्की से लेकर भारी और उचित जल निकास वाली मिट्टी सही रहती है। इसकी बागवानी 6.5 से 7.5 pH मान वाली भूमि में भी की जा सकती है। गड्ढा खोदने के पश्चात अब बात आती है किस्मों की, कि किन किस्मों का हम रोपण करें। तो अमरूद में कई बहुत अच्छी किस्में आ गई हैं। इनमें पुरानी जो हमारी किस्में हैं, इलाहाबादी सफ़ेदा, लखनऊ 49, चित्तीदार, धारीदार, ग्वालियर 27 इत्यादि, ये बहुत ही अच्छी पुरानी किस्में हैं। इसके अलावा भी और कई किस्में आ गई हैं, हाइब्रिड किस्में भी आ गई हैं। तो आप जो भी किस्म का चयन करें, हाइब्रिड का कर सकते हैं, परंतु हाइब्रिड में क्या है,
आपको ज़्यादा ध्यान देने की पौधे पे आवश्यकता पड़ेगी। पौधे खरीदते समय हमें विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अधिकांश किसान भाई पौधे खरीदते समय ही काफ़ी नुकसान उठा जाते हैं। पौधे हमें विश्वसनीय स्रोत से या शासकीय नर्सरियों से खरीदना चाहिए और ख़रीदते वक्त हमें ये सावधानी बरतना चाहिए कि उसका केस्मो जो है जो हम नर्सरी से प्राप्त कर रहे हैं उसे संभाल कर रखें, क्योंकि 2 साल 3 साल बाद आपने जो वैरायटी मांगी है उस वैरायटी को आपने केस्मो में अंकित कराना है और जब उसमें फल आएँ वो उस वैरायटी के अनुरूप हैं या नहीं इसकी जानकारी आपको लेना चाहिए। अगर उसके अनुरूप ना निकले तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। पौध रोपाई के लिए गड्ढे का आकार 60 बाई 60 बाई 60 सेंटीमीटर रखें। गड्ढे की गर्मियों में खुदाई कर देनी चाहिए। अगर गड्ढों की खुदाई नहीं की है तो जल्द से जल्द खुदाई करने के 20 दिनों बाद प्रत्येक गड्ढे में गोबर की सड़ी खाद 5 किलो NPK 150 ग्राम की भराई करके पौधे लगाना चाहिए। प्रति गड्ढे के मान से हमें इसमें डालनी होती है। अगर आपके खेत में दीमक का प्रकोप है तो क्लोरपेरिफास डस्ट 100 ग्राम प्रति गड्ढे की मान से भी आप इसमें मिट्टी के मिक्सचर में मिला सकते हैं। रोपित करते समय ध्यान रखें कि गड्ढा हमारा 2 फीट का खुदा हुआ है, उसमें गोबर की खाद, मिट्टी और आप चाहें तो नीम की खली, करंजी की खली 1-1 किलो या कुछ मात्रा में सेंट मिलाकर गड्ढे को भर दें और भरने के पश्चात पौधा जो हमारा नर्सरी से लेके आए हैं जो थैली में लगा हुआ है उस थैली को फाड़ दें। किसान भाइयों, अगर आपके पास सिंचाई जल की पर्याप्त व्यवस्था है तो अमरूद के पौधों की रोपाई फरवरी-मार्च में कर सकते हैं और यदि सिंचाई की जल की समस्या है तो जुलाई-अगस्त का महीना पौध लगाने के लिए सही माना जाता है। ध्यान रहे कि जो पिंडी पौधे की है वो डैमेज न हो, वो ना फूटे। पिंडी को छोड़कर चारों तरफ से अच्छे उस गड्ढे को दबा दें ताकि मिट्टी जो पोरस है वो ठीक से दब जाए और बारिश होने पर वहाँ पे गड्ढा ना बने। और मिट्टी को थोड़ा ऊंचाई तक आप टीले नुमा पौधे के चारों तरफ चढ़ा दें ताकि बारिश का पानी में जो आएगा, बारिश जो होगी उससे जो मिट्टी नीचे जो खुदी हुई है वो धंसेगी और धंसने के बाद पौधे के पास गड्ढा ना बने। अगर गड्ढा बनता है तो आपको पुनः फावड़े की सहायता से पौधे के चारों तरफ की मिट्टी खींच के पौधे के पास आपको मिट्टी ऊंची करना है जिससे पौधे के पास पानी ना भरने पाए। अगर पानी पौधे के पास भरेगा तो एरेशन नहीं हो पाएगी, पौधा आपका सूख सकता है, नुकसान आपका हो सकता है। तो ये विशेष ध्यान रखें। किसान भाइयों, पहली सिंचाई पौध लगाने के तुरंत बाद और दूसरी सिंचाई तीसरे दिन करें। इसके बाद मौसम और मिट्टी की किस्म के हिसाब से सिंचाई करने की जरूरत होती है। इसके पश्चात समय समय पे आप इन पौधों का देख रेख करेंगे तो आपको विदित होगा कि इनके चारों तरफ कई असामान्य पौधे जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं वो उग गए हैं, तो उन्हें भी आपको समय समय पे निकालना नितांत आवश्यक है। अन्यथा जो हमने पोषक तत्व पौधे के लिए गड्ढे में डाले हैं, गड्ढे के चारों तरफ खाद के रूप में डाला है, उस पोषक तत्व को ये अनावश्यक खरपतवार प्राप्त करेंगे और तेज गति से पौधे से भी तेज गति से ये बढ़ेंगे और हमारे पौधे की वृद्धि जो है इससे प्रभावित हो। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। से पीट रहा होता है, स्थानीय लोग वीडियो बना रहे थे। ये चीख इस व्यक्ति की हैवानियत की पूरी कहानी कह रही है। ये चीख कह रही है कि ऐसे इंसान अब जानवर बन गए। वीडियो सामने आने के बाद एनजीओ की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। परदेशीपुरा थाने में पशु क्रूरता अधिनियम और IPC 429 के तहत केस दर्ज हुआ। जल्द ही इस व्यक्ति पर कानून की तलवार गिरने वाली है। अगर कोई आपसे आंखों पर पट्टी बांधकर कुछ पढ़ने, सुई में धागा डालने और साइकिल चलाने को कहे तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे? आमतौर पर यह मुमकिन नहीं है, लेकिन बुंदेलखंड के चित्रकूट के
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में। प्रदेश के बहुत से किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन उनकी उचित देखरेख के अभाव में पशु कई तरह के रोगों की चपेट में आ जाते हैं। इन्हीं रोगों में से एक है खुरपका मुंह पका रोग, जो कि बारिश के मौसम में पशुओं में आम तौर पर देखा जाता है। इस रोग से ग्रसित पशुओं को चलने फिरने और आहार खाने में परेशानी होती है, जिससे पशु दूध देना कम कर देता है। तो किसान भाइयों, दुधारू पशुओं में इस रोग के कारण, लक्षण और इसका निदान क्या है, आइए जानते हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष कुमार से। नाम से ही फूट एंड माउथ डिजीज है, नाम से ही क्लियर है, ये पशुओं के मुंह एवं उनके पैर से संबंधित रोग है। ये सिर्फ उन्हीं पशुओं को होता है जिनके खुर फटे हुए होते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर इत्यादि, इन सभी पशुओं में होता है। इसके फैलने का मुख्य ये वायरल जनित रोग है, और वायरल जो फैमिली एफ्थोविरिडी से आते हैं, और जो है कि पिकोरना विरिडी का ये है। इसमें इस रोग में देखा जाता है प्रायः यह काफ़ी संक्रामक रोग है, और पशुओं के लार या उनके संपर्क में आए किसी भी वस्तु से ये दूसरे पशु में फैल सकता है। इवन दूध से या सीमेन से भी ये दूसरे पशु में फैल सकता है। ये छुआछूत की बीमारी एक तरह से आप कह सकते हैं। मुंह पका खुरपका रोग, जिसे हम एफएमडी के नाम से भी जानते हैं, ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि पालतू पशुओं में होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। खासकर दुधारू गाय और भैंस में ये बीमारी अधिक नुकसानदायक होती है। ये रोग एक अत्यंत सूक्ष्म विषाणु से होता है। ये पशुओं में अत्यधिक तेजी से फैलने वाला रोग है, और कुछ समय में एक झुंड या पूरे गांव के अधिकतर पशुओं को संक्रमित कर देता है। इस रोग से पशुधन उत्पादन में भारी कमी आती है। साथ ही देश से पशु उत्पादों के निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आपको बताया गया कि वायरल बीमारी है, तो इसमें मुख्यतः रोग प्रतिरोधक क्षमता पशु की कम हो जाती है। पशुओं के मुंह में वेसिकल्स, गोला गोला फोका कह सकते हैं, वो होता है, मुंह के चारों तरफ होता है, उनके नाक पे होता है, जीभ पे होता है, पैरों में होता है। उसके अलावा उनके थन के आसपास भी होता है। इसमें अगर बीमारी काफ़ी संक्रामक है तो इसमें 100% पशु प्रभावित हो सकते हैं। इसमें मोर्टलिटी दर, मृत्यु दर काफ़ी कम है। केवल यंग पशु मरते हैं, बड़े उम्र के पशु नहीं मरते हैं। लेकिन ये पशुओं के उत्पादकता को काफ़ी प्रभावित करता है, चूँकि ये मुंह में होता है, पैर में होता है, थन में होता है। चूँकि मुंह में सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, पशु खाना कम कर देते हैं, और खाना जैसे ही 3-4 दिन कम करेंगे पशु कमज़ोर हो जाता है, पशु का उत्पादन में काफ़ी ह्रास होता है, जिससे एक तरह से कहिए कि ये पशुओं में होने वाला आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण रोग है। पशु सुस्त पड़ जाते हैं। खुर में जख्म होने की वजह से पशु लंगड़ा कर चलता है। पैरों के जख्मों में जब कीचड़, मिट्टी आदि लगती है तो उनमें कीड़े पड़ जाते हैं और उनमें बहुत दर्द होता है। पशु लंगड़ाने लगता है। दुधारू पशुओं में दूध का उत्पादन एकदम गिर जाता है और पशु बहुत कमजोर होने लगते हैं। इसका 7 दिन या 4 दिन 5 दिन में पशु को जो है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दवाइयों के साथ साथ ठोस कॉन्सनट्रेट आहार दे के ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा हम लोग ये सोडा को मुंह में लगाते हैं, थोड़ा सा पोटासियम परमैंगनेट जिसको उसके पानी से उसके खुर को धोते हैं, मुंह को धोते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी करते हैं। चूँकि ये घाव होता है तो धीरे धीरे सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावना होती है, तो हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। हम लोग इसको बचाव, जैसे किसी एक पशु में देखते हैं कि ये बीमारी आती है, हम उस पशु को अलग बांधते हैं तथा रेस्ट ऑफ द पशु से उसको अलग करके क्वारंटाइन करते हैं, जिससे कि ये एक पशु से दूसरे पशु में नहीं फैले। साथ ही जो पशुपालक उस पशु को, प्रभावित पशु को देख रहे हैं, वो प्रभावित पशु के साथ अपना समय, खाना पीना या बाकी समय व्यतीत करने के बाद दूसरे स्वस्थ पशु की तरफ जाने के पहले अपने आप को पूरी तरह से सैनिटाइज कर इस रोग के प्रभाव को रोक सकते हैं। इस बीमारी से प्रभावित पशु अल्दो 7 से 10 दिन में ठीक हो जाते हैं और धीरे धीरे रिज्यूम कर लेते हैं, लेकिन ये अलग अलग
पशुओं में बहुत ज़्यादा दिन तक कैरियर के रूप में रहते हैं। जैसा कि गाय और भैंसों में ये 2.5 से 3 साल तक इनका विषाणु वायरस पशुओं में रहता है, जो कि कभी कभी कैरियर के रूप में काम करते हैं और वहाँ ये फिर से बीमारी को दूसरे पशु में फैलाने का काम करते हैं। इस रोग के उपचार के लिए सबसे पहले रोगग्रस्त पशु के पैर को फिनाइल युक्त पानी से दिन में 2 से 3 बार धोकर मक्खी को दूर रखने वाली मलहम का उपयोग करना चाहिए। मुंह के छाले को 1% फिटकरी अर्थात 1 ग्राम फिटकरी 10 मिलीलीटर पानी में घोलकर दिन में 3 बार धोना चाहिए। इस दौरान पशुओं को मुलायम और सुपाच्य भोज दिया जाना चाहिए। पशु चिकित्सक के परामर्श पर दवा देनी चाहिए। इससे बचाव के लिए हमारे देश में वैक्सीन उपलब्ध है, जिसको FMD का वैक्सीन कहते हैं, और ये शुरू में पशुओं को 3 से महीने के बाद के किसी भी स्वस्थ पशु को लगाया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं बीमार पशु को वैक्सीन नहीं देते हैं, और लेट प्रेगनेंसी बाद के गर्भावस्था 6 महीने के बाद की गर्भावस्था में भी हम लोग वैक्सीन नहीं देते हैं। तो 3 महीने से बड़े किसी भी पशु को लगाया जा सकता है और प्रत्येक साल इसको रिपीट किया जाता है। अब समय हो गया है प्रदेश के किसानों द्वारा अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं के समाधान का। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अल्फानगर, जिला बूंदी के लल्लन सिंह ने। आपने बैंगन की फसल में छोटी पत्ती रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। बैगन की जो फसल है उसमें हम देखते हैं कि एक छोटी पत्ती का रोग आता है, और ये जो रोग है बैगन की फसल में माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। और ये जो माइकोप्लाज्मा है पौधे में कीट के थ्रू या कीट के द्वारा प्रवेश करता है, और ये जो कीट है इसको हम हरा फुदका या इसको लीफ हॉपर के नाम से जानते हैं। और जब एक बार ये बीमारी से प्रभावित हो जाता है तो इसके कारण फसल में जो नुकसान है वो हमें आप फसल की बढ़वार से लेकर फसल जो फल बनाता है उस पे तक देखने के लिए मिलता है। हम देखते हैं कि जब इसके लक्षण की हम बात करें तो जो पौधा है उसकी पत्तियां आप जब देखेंगे कि पत्तियां छोटी छोटी हो जाती हैं, साथ ही साथ इसकी जो पौधे की लंबाई है वो भी सामान्य पौधों की लंबाई से बहुत कम देखने को मिलती है। अब बात आती है कि इससे सुरक्षा किसान भाई कैसे करें, इस रोग को आपके क्षेत्र में या आपके खेत में आने से कैसे रोकें। तो जो सबसे पहली आवश्यक जानकारी है जो किसान भाई जिसको आपको हमेशा करना चाहिए वो ये है कि जब भी आप पौधे की रोपाई करते हैं तो नर्सरी में हमको प्रबंधन करना बहुत आवश्यक है। आप जब भी बीज को लगा रहे हैं उसको बीज उपचार करके लगाएं। रोपाई कर देते हैं उसके 15 दिन के बाद या 15 दिन के बाद या 1 महीना हम देख लें, तब पौधा जो है वो कोमल अवस्था में होता है और इसी समय जो कीड़े हैं वो आके इसमें रस चूसने का काम करते हैं। और जब वो रस चूसते हैं उसी समय जो हमारा जो माइकोप्लाज्मा डिसीज जो इसका वेक्टर है या इसका वाहक है इसको अंदर पौधे के अंदर प्रवेश करवा देता है। तो हमको क्या करना है, वाहक का नियंत्रण करना है। वाहक नियंत्रण के लिए बहुत सारी रासायनिक दवाएं उपलब्ध हैं। उसमें जो हम देखते हैं जो सबसे प्रभावी दवा है वो आती है थियोमेथॉक्सिम। इसको आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से देना है। इसके अलावा एक और इसका कॉम्बिनेशन है थियोमेथॉक्सिम प्लस लेमडासाइलोहेथ्रिन। इस दवा की 80 ग्राम मात्रा आपकी प्रति एकड़ में लगती है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि यदि हम सुरक्षा को प्रारंभ से करके रखें तो लास्ट तक हमको जब फसल की बढ़वार होती है या फल आता है तब हमको ज़्यादा सुरक्षा के उपाय कम करने पड़ते हैं। और अब देखते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों में क्या रहा है प्रमुख फसलों का दाम।